अंटार्कटिक ओशन में 28 लोग एक शिप पर सवार थे, लेकिन उनकी शिप लाखों टन बर्फ के बीच बुरी तरह फंस चुकी थी। एक ही जगह पर खड़े-खड़े 7 महीने गुजर चुके थे, न आगे जा सकते थे, न पीछे, और हर गुजरता दिन उनकी हिम्मत को धीरे-धीरे तोड़ रहा था। उसी बीच एक रात अचानक शिप के बिल्कुल नीचे से एक खौफनाक जोर की आवाज़ आई और पूरा शिप एक तरफ को झुक गया। ऐसा लगा जैसे नीचे से किसी चीज़ ने जानबूझकर धक्का दिया हो। उस लम्हे उन सबको लगा, शायद अब सब खत्म होने वाला है। अंटार्कटिक ओशन दुनिया के सबसे खतरनाक समंदरों में से एक माना जाता है, जहां लहरें बिल्डिंग्स जितनी ऊंची होती हैं, हवा एक 100 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा चलती है, और पानी इतना ठंडा होता है कि इंसानी जिस्म का खून जमने लगे। इस समंदर में सफ़र करना खुदकुशी जैसा होता है। आज से एक 111 साल पहले, जब ना टेक्नोलॉजी एडवांस थी, ना रेस्क्यू का कोई सिस्टम था, इसी खौफनाक समंदर में 28 लोगों का ये ग्रुप फंस गया था, और खुले आसमान के नीचे उन्होंने कुछ हफ्तों या महीनों नहीं, बल्कि पूरे 2 साल गुजार दिए। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ थी, तूफानी हवा थी, भूख थी, थकान थी, और मदद बुलाने का कोई चांस नहीं था। इसीलिए इस कहानी को दुनिया ने द ग्रेटेस्ट सर्वाइवल स्टोरी ऑफ ऑल टाइम का नाम दिया। इस कहानी के बीच में एक शख्स था, जिसका नाम था सर अर्नेस्ट शैकल्टन, एक एक्सप्लोरर जिनका मकसद था इंसानी जिस्म की एंड्योरेंस को टेस्ट करना, और इसी वजह से उन्होंने अपनी शिप का नाम भी एंड्योरेंस रखा। शैकल्टन पहले भी कई खौफनाक मिशंस का हिस्सा रह चुके थे। 1901 में वो अंटार्कटिका पहुंचे, लेकिन 750 किलोमीटर पहले ही वापस मुड़ना पड़ा। 1907 में उन्होंने दोबारा कोशिश की, लेकिन इस बार भी सिर्फ 150 किलोमीटर पहले रुकना पड़ा। हर बार नाकामी के बावजूद उनका जुनून कम नहीं हुआ। 1914 में उनका प्लान और भी बड़ा था। इस बार वो सिर्फ अंटार्कटिका तक नहीं, बल्कि पूरे कॉन्टिनेंट को पैदल क्रॉस करना चाहते थे, जो आज तक किसी ने नहीं किया था। इस मिशन को इंपीरियल ट्रांस एंटार्कटिक एक्सपीडिशन का नाम दिया गया, लेकिन मिशन इतना खतरनाक था कि कोई भी आसानी से इस पर जाने को तैयार नहीं था। शैकल्टन के लिए सबसे पहला चैलेंज था क्रू ढूंढना। तब उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट लिखी, जो टाइम्स न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई, जिसके शुरुआती अल्फाज थे, मैन वांटेड फॉर हैजर्डस जर्नी। एडवर्टाइजमेंट में साफ लिखा था, पैसा कम मिलेगा, जान का खतरा होगा, कई महीने अंधेरे में रहना पड़ेगा, और जिंदा वापस आने की कोई गारंटी नहीं होगी। ये एडवर्टाइजमेंट उन लोगों के लिए थी जो मौत से डर नहीं रखते थे, और कुछ ही वक्त में 27 लोग तैयार हो गए, जो अपनी जान दांव पर लगाने को राजी थे। इस मिशन के लिए एक ऐसी शिप चाहिए थी जो बर्फ के समंदर का मुकाबला कर सके। खुशकिस्मती से नॉर्वे में एक शिप मौजूद थी, जो आर्कटिक के लिए बनाई गई थी। शैकल्टन ने वो शिप खरीद ली और उसका नाम एंड्योरेंस रखा। ये शिप अमेरिकन ओक की मोटी लकड़ी से बनी थी, और इस तरह डिज़ाइन की गई थी कि बर्फ का प्रेशर बर्दाश्त कर सके। 8 अगस्त 1914 को एंड्योरेंस इंग्लैंड के शहर प्लिमथ से रवाना हुई और अगले कई महीने अटलांटिक ओशन का सफ़र करती रही। पहले शिप अर्जेंटीना पहुंची, फिर साउथ जॉर्जिया आइलैंड, और वहां आखिरी तैयारियों के बाद 5 दिसंबर 1914 को अंटार्कटिक ओशन के वेडल सी की तरफ बढ़ गई। शिप में 28 लोग और 50 स्लेड डॉग्स मौजूद थे, जो अंटार्कटिका की बर्फ में सामान खींचने के काम आने वाले थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। 46 दिन का सफ़र तय करने के बाद वो बस एक दिन दूर थे अंटार्कटिका के कोस्ट से, लेकिन 18 जनवरी 1915 को पहली बड़ी मुसीबत आ गई। वेडल सी की बर्फ धीरे धीरे इतनी मोटी होती गई कि एक जगह 18 फीट तक पहुंच गई, और एंड्योरेंस के लिए आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। शिप अपनी मंजिल वैसल बे से सिर्फ 130 किलोमीटर पहले ही बर्फ में कैद हो चुकी थी। शुरू में सबको लगा ये सिर्फ टेम्पररी मसला है। क्रू ने मिलकर 300 टन भारी शिप को मैन्युअली आगे बढ़ाने की कोशिश की, दिन रात बर्फ काटकर रास्ता बनाया, लेकिन कई दिनों की मेहनत के बाद सिर्फ 300 मीटर ही आगे बढ़ पाए। आखिर 14 फरवरी 1915 को शैकल्टन ने डिसीजन लिया कि शिप को बर्फ की नेचुरल मूवमेंट पर छोड़ दिया जाए, और उसे विंटर स्टेशन बना लिया गया। क्रू ने रूटीन बनाया, डिसिप्लिन रखा, गेम्स खेले, बातें की, कुकिंग और सफाई में वक्त गुजारा, सिर्फ इस उम्मीद में कि बर्फ कभी तो टूटेगी। अप्रैल 1915 में बर्फ टूटने लगी, लेकिन ये रिलीफ नहीं, बल्कि नया खतरा बन गई, क्योंकि बर्फ के टुकड़े एक दूसरे पर चढ़कर शिप पर प्रेशर डालने लगे। 14 जुलाई 1915 की रात फिर से शिप के नीचे से एक जोर की आवाज़ आई, और एंड्योरेंस एक तरफ झुक गई।
सुबह पता चला कि रडर पूरी तरह टूट चुका है। अब 7 महीने बीत चुके थे और क्रू किसी भी इंसानी आबादी से 2000 किलोमीटर दूर था, ना कोई राब्ता, ना मदद की उम्मीद। 18 अक्टूबर 1915 को बर्फ का प्रेशर इतना बढ़ गया कि शिप 30 डिग्री तक झुक गई, पानी अंदर घुसने लगा और जिंदा रहना मुश्किल हो गया। 27 अक्टूबर 1915 को शैकल्टन ने शिप छोड़ने का ऑर्डर दिया। सब सामान, लाइफ बोट्स और खाना बर्फ पर ले आया गया और एंड्योरेंस धीरे धीरे डूब गई। अब क्रू खुले आसमान के नीचे बर्फ की चादर पर रहने पर मजबूर था और अगला प्लान था 550 किलोमीटर दूर पॉलेट आइलैंड पहुंचना। महीनों तक वो बर्फ के टुकड़ों पर जिंदा रहे, सील और पेंगुइन का शिकार करके भूख मिटाते रहे। हालात इतनी खराब हो गए कि अपने डॉग्स को भी मारना पड़ा। फरवरी 1916 तक वो सिर्फ एक बिस्किट पर गुजारा कर रहे थे, लेकिन किस्मत ने फिर रुख बदला और वो पॉलेट आइलैंड के बजाय एलिफेंट आइलैंड पहुंच गए। 16 महीने बाद पहली बार उनके पाँव जमीन पर पड़े, लेकिन आइलैंड बिल्कुल सुनसान था और यहाँ ज्यादा देर रहना मुमकिन नहीं था। आखिरी उम्मीद थी 1300 किलोमीटर दूर साउथ जॉर्जिया आइलैंड। शैकल्टन ने छोटी लाइफबोट में सबसे खतरनाक सफर का फैसला किया। 24 अप्रैल 1916 को वो 5 लोगों के साथ रवाना हुए। 90 फीट ऊंची लहरें, बर्फानी ठंड और बिना जीपीएस या कंपास के ये सफर जारी रहा। 16 दिन बाद 10 मई 1916 को वो साउथ जॉर्जिया पहुंचे, लेकिन गलत साइड पर, जहां 4000 फीट ऊंचे पहाड़ थे। 36 घंटे चलकर वो वेलिंग स्टेशन पहुंचे। लोग उन्हें पहचान भी नहीं पाए, लेकिन शैकल्टन ने हार नहीं मानी। कई रेस्क्यू अटेम्प्ट्स के बाद 30 अगस्त 1916 को वो एलिफेंट आइलैंड वापस पहुंचे और हैरतअंगेज तौर पर 28 के 28 लोग जिंदा मिले। 2 साल और 22 दिन बाद वो सब अपने घर लौट आए। मिशन फेल हुआ, लेकिन ये कहानी हमेशा के लिए हिस्ट्री में जिंदा हो गई।